वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे अध्याय का यानी हमारे पाठ का यानी हमारे चैप्टर का नाम है धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल। धातु को हम बोलते हैं मेटल और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। तो हमारे पाठ का नाम है धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। अब सवाल ये उठता है कि ये धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल आखिर होते क्या हैं? हमारा जवाब होगा धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल तत्वों के प्रकार हैं, तत्वों के रूप हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब सवाल यह उठता है कि तत्व या एलिमेंट आखिर क्या होता है? आइए देखते हैं। क्या आपने कभी परमाणु बम या एटम बम का नाम सुना है? निश्चित तौर पे सुना होगा। परमाणु बम और एटम बम का जब आप नाम सुनते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये परमाणु या एटम होता क्या है? देखिए, आपने अपनी क्लास के अंदर चौक का बुरादा अवश्य देखा होगा, जिससे कि टीचर आपके पढ़ाते हैं ना, तो चौक का बुरादा आपने ज़रूर देखा होगा। और उस बुरादे में, जैसे कि ये बुरादा दिख रहा है हमें, बुरादे में आपने चौक का जो बुरादा होता है उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। देखिए ये कण दिख रहे हैं छोटे छोटे, हमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। यानी जो चौक जो बना है वो इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अब चौक का जो बुरादा है
इसका सबसे छोटा कण, सबसे छोटा अविभाज्य कण, अनडिवाइडेबल जो कण है वो कहलाता है परमाणु, परम अणु, यानी वो कण जिससे अधिक छोटा कण संभव ही ना हो। ठीक है, तो चौक का जो बुरादा है इसमें बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर के पूरा चौक बना होता है, और इस चौक के बुरादे का सबसे छोटा अविभाज्य कण, अर्थात वो कण जिससे अधिक छोटा कण संभव ना हो, या जिस कण को और अधिक तोड़ा ना जा सके, ऐसे अविभाज्य कण को हम कहते हैं परमाणु या एटम। तो परमाणु या एटम की परिभाषा क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गई? किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सटेंस, तो किसी पदार्थ यानी सब्सटेंस के सबसे छोटे अविभाज्य कण को हम परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु या एटम की परिभाषा क्या हो गई? किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस के सबसे छोटे अविभाज्य कण को हम परमाणु या एटम कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम अपने चारों ओर जितने भी पदार्थ देखते हैं, हम अपने चारों ओर बहुत सारे पदार्थ देखते हैं, सब्सटेंस देखते हैं बहुत सारे, लेकिन हम अपने चारों ओर जितने भी पदार्थ सब्सटेंस देखते हैं, इन सभी पदार्थों या सब्सटेंस का सबसे छोटा अंश या जो भाग होता है उसको हम कहते हैं परमाणु या एटम, परमाणु या एटम। हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हम देखते हैं, जितने भी सब्सटेंस हम देखते हैं, उन सभी पदार्थों का, सब्सटेंसों का सबसे छोटा जो अंश होता है, सबसे छोटा जो भाग होता है, अविभाज्य भाग होता है, उससे छोटा उसको करना संभव ही नहीं होता है, उसको हम कहते हैं परमाणु या एटम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी पदार्थ हम अपने चारों ओर देखते हैं, जितने भी सब्सटेंस हम अपने चारों ओर सराउंडिंग में देखते हैं, ये सभी के सभी पदार्थ या सब्सटेंस असंख्य परमाणुओं यानी एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने देखा था कि जो चौक का पाउडर है, ये चौक है, वो किससे बना हुआ था? चौक के असंख्य परमाणुओं से मिलकर के चौक बना था। इसी तरह से जितने भी पदार्थ हम चारों ओर देखते हैं, अपने जितने भी सब्सटेंस हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो सबके सब पदार्थ और सब्सटेंस जो हैं वो असंख्य परमाणुओं यानी एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो कि परमाणुओं से मिलकर के नहीं बना हो, या जिसमें परमाणु या एटम नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज अगर हम देखें तो वो क्या है? वो है परमाणु या एटम। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये बताइए कि क्या आपने कभी अणु, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो क्या आपने कभी अणु या मॉलिक्यूल का नाम सुना है? अणु का या मॉलिक्यूल का नाम सुना है कभी आपने? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि अणु या मॉलिक्यूल जो होता है वो आखिर होता क्या है। अणु या मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक समान या असमान, एक जैसे या अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना एक समूह होता है या ग्रुप होता है। अणु या मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से अधिक समान या असमान
परमाणुओं से मिलकर के बना एक समूह यानी ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? जो कि किसी रासायनिक पदार्थ की, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को प्रदर्शित करता है, सबसे छोटी यूनिट को प्रदर्शित करता है, तथा जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। ठीक है, तो अणु या मॉलिक्यूल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अणु या मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, अणु या मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं से मिलकर बना एक समूह होता है या ग्रुप होता है, जो कि किसी रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को प्रदर्शित करता है, तथा जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया या रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। अणु या मॉलिक्यूल की परिभाषा से चार बातें स्पष्ट होती हैं, चार बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन चार बातें स्पष्ट होती हैं? नंबर 1, प्रत्येक अणु में, कोई भी अणु हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें दो या दो से अधिक परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी अणु हो उसके अंदर दो या दो से अधिक परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अणु में पाए जाने वाले ये परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अणु या मॉलिक्यूल किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को प्रदर्शित करता है, सबसे छोटी यूनिट को प्रदर्शित करता है। सबसे छोटी इकाई या यूनिट को प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि किसी चीज का हम, जैसे पानी है, पानी को हम पानी कब बोलेंगे? जब H2O हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का अणु मिलकर के, परमाणु मिलकर के जब एक अणु बना लेंगे, यूनिट बन जाएगी इनों की, और तब जाकर के वो पानी कहलाएगा। ठीक है, तो अणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। इससे छोटी अगर इसको डिवाइड कर दें तो उसको हम फिर हम पानी नहीं कह सकते। अगर हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो उसको हम पानी नहीं कह सकते। तो अणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और नंबर 4, अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो अणु जो है, अणु की टोटल मिलाकर के 4 खास बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि कोई भी अणु, प्रत्येक अणु के अंदर दो या दो से अधिक परमाणु पाए जाते हैं। नंबर 2, अणु में पाए जाने वाले ये जो परमाणु हैं, ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। नंबर 3, अणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और नंबर 4, अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी परमाणु, कोई भी एटम कभी अकेला नहीं रह सकता। कोई भी एटम हो, किसी भी चीज का एटम हो, वो कभी अकेला नहीं रह सकता। इसलिए क्या होता है, एटम जो होते हैं, एटम जो होते हैं अपने जैसे या अपने से भिन्न किसी दूसरे परमाणु से दोस्ती कर लेता है। यानी अगर ए कोई एटम है तो ये अपने जैसे यानी दूसरे ए एटम के साथ में या कोई अन्य
एटम है अपने से भिन्न, उसके साथ में दोस्ती कर लेता है, आबंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, आबंध या बॉन्ड बना लेता है। आबंध या बॉन्ड का मतलब है दोस्ती करना, या जैसे हम लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं ना, गिव एंड टेक। एक को किसी चीज की आवश्यकता होती है, दूसरे को किसी चीज की आवश्यकता होती है। एक कोई चीज, किसी के पास में कोई चीज होती है, मान लीजिए आपके पास में एक पेंसिल है या पेन है, और आपका जो साथी दोस्त है उसके पास में मान लीजिए आज वो पेन लेकर के नहीं आया है, तो आप उसे पेन दे सकते हैं और वो आपसे पेन ले सकता है। इस वजह से दोनों में जब आप एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो दोस्ती गहरी हो जाती है ना। इसी तरह से परमाणुओं में भी आपस में दोस्ती होती है। परमाणु अपने जैसे परमाणु के साथ में दोस्ती कर सकता है, या अपने से भिन्न परमाणु के साथ में भी दोस्ती कर सकता है, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड बनाना या आबंध बनाना। बॉन्डों को, दो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसके बीच में लाइन लगा के हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये बीच में लाइन लगा दी छोटी सी, तो ये बॉन्ड बन गया, इसको बॉन्ड बोलते हैं, इस लाइन को बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि कोई भी परमाणु कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए हर परमाणु अपने जैसे या अपने से भिन्न किसी दूसरे परमाणु से दोस्ती कर लेता है, यानी उसके साथ मिलकर के आबंध बना लेता है या बॉन्ड बना लेता है। और इसी बॉन्डिंग के कारण, इसी आबंध बनाने के कारण संसार में तरह तरह के अणु अस्तित्व में आए हैं, तरह तरह की चीजें बनी, उनके अणु, तो तरह तरह चीजों के अणु बने हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में आबंध बना लेता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका फार्मूला जो होता है, उसका सूत्र होता है H2। हाइड्रोजन खाली H नहीं मिलता है कभी भी, H2 के रूप में हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इसी तरह ऑक्सीजन है, केवल O जो है, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, केवल O, ऑक्सीजन का O जो परमाणु है वो अकेला नहीं रहेगा, वो अपने साथ वाले, अपने जैसे O परमाणु के साथ में बॉन्ड बना लेगा, यानी ऑक्सीजन को प्रदर्शित करेंगे हम O2 से। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु भी अकेला नहीं रहता, तो वो अपने दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु के साथ में आबंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। इसलिए नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, N2। ठीक है, ये तो बात हुई कि एक जैसे परमाणु के साथ में, अपने जैसे परमाणु के साथ में इसमें आबंध बना रहे हैं। हाइड्रोजन ने भी अपने जैसे परमाणु के साथ में बनाया, ऑक्सीजन ने भी अपने जैसे परमाणु के साथ बनाया, और नाइट्रोजन ने भी अपने जैसे परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाया, आबंध बनाया। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, कुछ परमाणु अपने से भिन्न परमाणुओं के साथ में भी आबंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में आबंध बना लेते हैं, और जब ये दोनों परमाणु आपस में आबंध बनाते हैं तो जन्म होता है किस चीज का, H2O। H2O, H2O क्या चीज होती है, ये होता है पानी। पानी को बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में फार्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के दो अणु हैं और दो परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के किस चीज का अणु बनाते हैं, किस चीज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, पानी का। ठीक है, आई बात समझ में, समझ में आ गई ना बात। हमने आपको कहा कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर के बनी है, और हमने ये भी कहा कि परमाणु कभी अकेला नहीं रह सकता। अतः परमाणु जो हैं अपने जैसे या अपने से भिन्न, डिफरेंट दूसरे परमाणु के साथ में दोस्ती कर लेता है, या आबंध बना लेता है, या बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और जितने भी हमारे संसार में तरह तरह के अणु पाए जाते हैं, वो सारे अणु, उनके निर्माण का जो मूल कारण है वो यही बॉन्डिंग है, यही आबंध बनाने की प्रकृति है।
ठीक है। परमाणु यानी एटम और अणु यानी मॉलिक्यूल, इन दोनों का अर्थ समझने के बाद में अब हम वापस लौट करके आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जिसमें हमने आपके सामने एक सवाल रखा था कि तत्व या एलिमेंट आखिर क्या होते हैं। तत्व या एलिमेंट आखिर क्या होते हैं। तो वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जिनके अणुओं में, जिनके मॉलिक्यूल्स में एक ही प्रकार के यानी एक समान परमाणु पाए जाते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। हमने अभी अभी आपको बताया था कि अणुओं में 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं। प्रत्येक अणु के अंदर 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं, ठीक है। और ये जो परमाणु होते हैं वो एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन अणुओं के अंदर वे पदार्थ जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के यानी एक जैसे, एक समान परमाणु पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं तत्व। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी पदार्थ के अणु में, यदि किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल में एक से अधिक प्रकार के परमाणु मौजूद हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाई, हमने अभी अभी कहा कि यदि किसी पदार्थ के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद हैं तो उसे तो हम तत्व कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पदार्थ के अणु के अंदर, किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल के अंदर एक से अधिक प्रकार के परमाणु मौजूद हों तो हम उसे तत्व या एलिमेंट तो कह नहीं सकते। फिर उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनके अणुओं में, जिनके मॉलिक्यूल्स में एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें हम या तो कहेंगे यौगिक या कंपाउंड, ठीक है। और या फिर हम उसे कहेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर, ठीक है। वे पदार्थ जिनके अणुओं में एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें हम या तो कहेंगे यौगिक यानी कंपाउंड, या फिर हम उसे कहेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर, ठीक है। अब फिर से एक सवाल उठता है कि किस पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को कब तो हम यौगिक कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे और कब हम उसे मिश्रण या मिक्सचर कहेंगे। यदि किसी पदार्थ के अणु में, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में, किसी पदार्थ के अणु में पाए जाने वाले विभिन्न परमाणुओं का अनुपात, रेशियो स्थिर हो, फिक्स हो, अर्थात हमेशा एक सा रहता हो, तो उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे यौगिक या कंपाउंड, ठीक है। यौगिक और कंपाउंड किसको कहेंगे? यदि किसी पदार्थ के अणु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हैं, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है, वो अगर स्थिर है, फिक्स है, यानी हमेशा एक सा रहता है, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे यौगिक या अंग्रेजी में बोलेंगे कंपाउंड, ठीक है। यौगिक और कंपाउंड की क्या पहचान है? यौगिक और कंपाउंड की पहचान ये है कि उसका जो अणु होता है, उसके अंदर जो परमाणु होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनका जो अनुपात होता है, उनका जो रेशियो होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा स्थिर होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम एक यौगिक का उदाहरण लेते हैं,
यौगिक के अणु की बात करते हैं, वो यौगिक है H2O। H2O, H2O का मतलब क्या होता है? पानी। पानी। H2O ये जो है, ये पानी के एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है। पानी की सबसे छोटी इकाई के रूप में ये अणु पानी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। अब पानी जो है वो एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि इसके प्रत्येक अणु के अंदर, पानी के प्रत्येक मॉलिक्यूल के अंदर दो तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। दो एलिमेंट्स के परमाणु पाए जाते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट्स के परमाणु पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है हाइड्रोजन का और एक पाया जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है। केवल दो तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं, यही विशेषता नहीं है। दो तत्वों के परमाणु तो पाए जाते ही हैं, साथ ही साथ इन दोनों तत्वों के जो परमाणु पानी के अणु में पाए जाते हैं, उनका अनुपात हमेशा समान रहता है, फिक्स रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। यानी हमेशा जब भी पानी के अणु की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के तो दो परमाणु मौजूद होंगे और ऑक्सीजन का एक परमाणु होगा, यानी H2O। इसको हम पानी के एक अणु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ? ठीक है। यानी पानी क्या है? एक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरह के परमाणु पाए जाते हैं और ये जो दो तरह के परमाणु पाए जाते हैं, इनका अनुपात जो होता है वो फिक्स होता है। क्या अनुपात हुआ कि दो परमाणु तो हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु है ऑक्सीजन का, यानी 2:1। ये रेशो हमेशा रहेगा। दुनिया की किसी भी जगह पे हम चले जाएं, अगर हाइड्रोजन के दो अणुओं को और ऑक्सीजन के एक अणु को हम मिला दें तो हमेशा H2O यानी पानी का एक नया अणु बनेगा। ठीक है। तो पानी क्या है? एक यौगिक है। यौगिक की पहचान क्या होती है कि यौगिक का जो अणु होता है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन परमाणुओं का जो अनुपात होता है, उनका जो रेशो होता है, वो हमेशा स्थिर होता है, फिक्स होता है, एक जैसा रहता है। ठीक है। तो यौगिक की बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर किसी अणु के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें मौजूद जो परमाणु है उनमें अगर अनुपात फिक्स है, तब तो हम उसको कह देते हैं यौगिक या कंपाउंड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ अणु ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन अणुओं के अंदर जो परमाणु मौजूद हैं उनका अनुपात स्थिर ना हो, फिक्स ना हो, या हमेशा एक जैसा नहीं रहता हो, बार बार बदल जाता हो। तो ऐसे जो अणु हैं उनको हम क्या कहेंगे? देखिए, यदि किसी पदार्थ के अणु में, यदि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले विभिन्न परमाणुओं का अनुपात, उनका रेशो स्थिर ना हो, फिक्स ना हो, अर्थात हमेशा एक सा नहीं रहता हो, बार बार बदल जाता हो, तो उस पदार्थ या सब्सटेंस को हम कहेंगे मिश्रण या मिक्सचर। मिश्रण या मिक्सचर। ठीक है। अगर परमाणुओं का, किसी भी अणु के अंदर मौजूद परमाणुओं का अनुपात अगर स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, बार बार उनकी संख्या बदल जाती है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। ऐसे पदार्थ के अणु को हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, मिक्सचर के कुछ उदाहरण देखें हम। जैसे हम घर में बनाते हैं, चाय बनाते हैं ना, चाय, कभी चाय कॉफ़ी बना ली, कॉफ़ी है, कभी हमने शरबत बना लिया, शरबत, या नमक का पानी है, का पानी। तो ये सब जो हैं, ये क्या है? मिश्रण के उदाहरण हैं। कारण क्या है कि इनके अंदर
जो परमाणु पाए जाते हैं, इनके अणुओं में जो परमाणु पाए जाते हैं, उनका अनुपात फिक्स नहीं होता, बार बार बदलता रहता है। एक बार चाय बनाई, हो सकता है ज़्यादा मीठी हो जाए, अगली बार बनाई थोड़ी फीकी हो जाए। शरबत बनाया, उसका शरबत का अनुपात ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिश्रण या मिक्सचर। किसको कहते हैं? ऐसे अणु जिनके अंदर पाए जाने वाले परमाणुओं का अनुपात स्थिर ना हो, फिक्स ना हो, हमेशा बदलता रहता हो बार बार में, उसे हम कहते हैं मिश्रण या मिक्सचर। खैर, अब तक की चर्चा में हम समझ चुके हैं कि तत्व या एलिमेंट वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व क्या है? तत्व वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 118 प्रकार के तत्वों की खोज कर ली है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के तत्व हैं, अब तक जो ज्ञात तत्व हैं जिनकी खोज वैज्ञानिकों ने की है, उनकी संख्या है 118। ठीक है, यानी तत्वों की कुल संख्या अगर कोई हमसे पूछे तो हम बताएंगे कि तत्व या एलिमेंटों की कुल संख्या है 118। ठीक है, अब ये जो 118 तत्व या एलिमेंट हैं, इन तत्वों या एलिमेंटों को हम कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों। 3 भागों। अब ये 3 भाग कौन से हैं? नंबर 1 धातु या मेटल, नंबर 2 अधातु यानी नॉन मेटल, और नंबर 3 अर्धधातु यानी मेटेलॉइड्स। ठीक है, ये 3 भाग कौन से हैं? नंबर 1 धातु यानी मेटल, नंबर 2 अधातु यानी नॉन मेटल, और नंबर 3 अर्धधातु यानी मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो अब तक खोजे गए 118 तत्वों, 118 एलिमेंटों में से तकरीबन 17 जो तत्व हैं, करीब 17 जो तत्व हैं, उनको तो हम अधातु की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और 7 जो तत्व हैं, 7 जो तत्व हैं, वो जो 7 तत्व हैं, उनको हम अर्धधातु की श्रेणी में रखते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी के जो भी तत्व बच गए, 17 अधातुओं नॉन मेटल्स और 7 अर्धधातुओं यानी मेटेलॉइड्स के अलावा बाकी जितने भी तत्व बचे हैं, जितने भी एलिमेंट बचे हैं, वे सभी शेष जो सभी हैं वो हैं धातु। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए, अर्धधातु या मेटेलॉइड, यहां पे सवाल उठ रहा है अर्धधातु या मेटेलॉइड क्या है? धातु ठीक है, अधातु ठीक है, मेटेलॉइड क्या चीज है? अर्धधातु या मेटेलॉइड ऐसे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं, वे एलिमेंट होते हैं जिनके कुछ गुण धातुओं से मिलते हैं और कुछ गुण अधातुओं से मिलते हैं। यानी अर्धधातु या मेटेलॉइड्स जो हैं वो ऐसे तत्व हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणों का मिक्सचर पाया जाता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो कोर्स है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर अर्धधातु यानी मेटेलॉइड की चर्चा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम अपनी चर्चा को मुख्यतया 2 ही भागों पर केंद्रित रखेंगे, यानी एक तो धातु पर यानी मेटल्स पर, और अधातुओं पर यानी नॉन मेटल्स पर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कुछ प्रमुख धातुओं, अधातुओं
और अर्ध धातुओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ प्रमुख धातुओं पर यानी मेटल्स पर। ठीक है, एक प्रमुख धातु है लोहा, जिसको हम अंग्रेजी में आयरन बोलते हैं, या इसको हम फेरस भी बोलते हैं, फेरस। और लोहे का जो धातु है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम Fe प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, F बड़ा E छोटा। ठीक है, और ये जो लोहा है, देखिए ऐसा नजर आता है, आपको साफ नजर आ रहा है, ये ग्रे टाइप का होता है, हल्का सा चमक भी नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, लोहा जो है, इसका अयस्क जो है, ओर या अयस्क, अयस्क या ओर का मतलब क्या होता है? जब खादानों में लोहा निकाला जाता है, पहाड़ों को खोद करके, जमीन को खोद करके, तो जो रफ रूप में, कच्चे माल के रूप में जो लोहा मिलता है, उसको हम बोलते हैं अयस्क। अयस्क का मतलब होता है इसके अंदर लोहे के साथ साथ बहुत सारे अन्य तत्वों के परमाणु भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, मिट्टी भी होती है और कई तरह की चीजें इसमें शामिल होती है। तो रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, जो खदानों से पहली बार निकाला जाता है। तो लोहे का जो अयस्क है उसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। ये हेमेटाइट अयस्क मिलता है जमीन में से, और उसमें से हम फिर लोहा निकाल लेते हैं, लोहे के परमाणु को इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये जो लोहा है, आयरन है, फेरस है, या जिसको हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत काम आता है। देखिए लोहे के क्या क्या बनते हैं, जैसे सरिये, जब भी छत बनाई जाती है तो ऐसे सरिये आपने देखे होंगे, लोहे के सरियों का इस्तेमाल होता है। आपने लोहे की चादरें देखी होंगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इनसे छोटे छोटे घरों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है चादरों को, लोहे की चादरों को। लोहे की कील को आप सब जानते हैं, और लोहे के खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं। हर घर के बाहर गेट जो बनाया जाता है वो भी लोहे का बनाया जाता है। ठीक है, तो पहली जो हमारी धातु है प्रमुख, वो है लोहा, जिसको हम आयरन या फेरस भी कहते हैं। और Fe जो सिंबल है, जो प्रतीक है, उससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। लोहे का जो अयस्क होता है उसका नाम होता है हेमेटाइट, और अयस्क का मतलब होता है रॉ मटेरियल जो होता है, जो खदानों में से जो पहली बार लोहा निकलता है वो किस रूप में निकलता है, उसके अंदर बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, उसको अयस्क बोलते हैं। तो अशुद्धियों मिला हुआ जो लोहा होता है उसको हम हेमेटाइट बोलते हैं। इस हेमेटाइट अयस्क से ही बाद में लोहा बनाया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी पहली धातु। हमारी दूसरी प्रमुख धातु या मेटल जो है वो है तांबा, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉपर। तांबा या कॉपर को हम सिंबल के रूप में Cu, C कैपिटल और U छोटा, इससे प्रदर्शित करते हैं। साइंस में जब भी हम कॉपर लिखेंगे तो Cu लिखते हैं, पूरा तांबा या कॉपर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रमुख धातु है हमारी तांबा या कॉपर, या जिसको हम Cu से प्रदर्शित करते हैं वो। और तांबे का जो अयस्क होता है, जो ओर होता है, यानी अशुद्ध जो तांबा होता है, उसका नाम होता है चाल्कोसाइट। ठीक है, और तांबे से हमारे जीवन में काफी उपयोग होता है। तांबे से हमें देखिए तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, तांबे के तार बनाए जाते हैं, बिजली के बहुत सारे तार बनते हैं, तरह तरह के तार बनाए जाते हैं तांबे के, और तांबे के बर्तन भी बनते हैं। इसके अलावा तांबे की मूर्तियां और तरह तरह की सजाने की सजावटी जो सामान है वो बनाए जाते हैं। तांबा देखिए चमकदार है, चमकदार धातु है, कठोर भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी दूसरी प्रमुख धातु, कौन सी? तांबा, कॉपर, या जिसको हम Cu से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका जो अयस्क है, ओर है, उसका नाम है चाल्कोसाइट। हमारी तीसरी प्रमुख धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अंग्रेजी में भी एल्यूमिनियम ही बोलते हैं।
एल्युमिनियम का प्रतीक जो होता है, सिंबल जो होता है, वो होता है AL, ए कैपिटल और एल छोटा। ठीक है। और एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, यानी अशुद्ध जो एल्युमिनियम होता है, जिससे कि हम एल्युमिनियम को अलग करते हैं, निकालते हैं, वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, उसका नाम होता है बॉक्साइट। ठीक है। अब एल्युमिनियम हमारे जीवन में बहुत सारे काम आता है। क्या क्या काम आता है देखिए। एक तो व्हीकल्स जो बनाए जाते हैं, गाड़ियां जो बनाई जाती हैं, कार वगैरह, हवाई जहाज भी जो बनाए जाते हैं, उसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम के सिक्के भी बनाए जाते हैं। पहले ज़्यादा चला करते थे, पुराने समय के जो सिक्के हैं 10-20 साल पहले के, जो 20-25 साल पहले के, वो एल्युमिनियम के सिक्के भी हुआ करते थे। आजकल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन सिक्के भी बनाए जाते हैं। ठीक है। और एल्युमिनियम की चादरें बनाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न जगहों पे होता है। आपने बसों में इस तरह की चादर देखी होगी, बस की फर्श को कभी आप देखेंगे तो इस तरह की चादर आपने जरूर देखी होगी। वो जो चादर बनी हुई होती है रोडवेज बस की या कोई भी बस की, वो जो चादर होती है वो होती है एल्युमिनियम की बनी हुई। ठीक है। इसके अलावा एल्युमिनियम से बर्तन बनाए जाते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे कई तरह के जो बर्तन होते हैं वो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। अन्य धातुओं के भी होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम भी एक प्रमुख धातु है जिनसे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एल्युमिनियम के पार्टीशन, खिड़की और दरवाजे भी बनाए जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। दुकानों के जो शोरूम होते हैं या शटर, वो उसमें पार्टीशन जो होते हैं, ऑफिसेस के जो पार्टीशंस होते हैं, उसमें एल्युमिनियम का काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम काफ़ी हल्की धातु होती है, इस वजह से इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। और ये विमान निर्माण के अंदर, हवाई जहाज बनाने के अंदर भी इस धातु का इस्तेमाल होता है। हमारी चौथी प्रमुख धातु है चांदी। चांदी, या जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिल्वर, और इसको हम Ag प्रतीक से, सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। चांदी का या सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो होता है Ag। Ag, ए बड़ा और जी छोटा। ठीक है। साइंस की भाषा में कहीं पर भी अगर Ag लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम चांदी की बात कर रहे हैं। ठीक है। चांदी का जो अयस्क होता है या ओर होता है, अयस्क को अंग्रेजी में बोलते हैं ओर, तो अयस्क होता है जो ओर होता है। अयस्क या ओर का मतलब क्या होता है? अशुद्ध चांदी, जिससे कि चांदी निकाली जाती है, चांदी का अशुद्ध रूप। ठीक है। तो चांदी का जो अयस्क या ओर होता है उसका नाम होता है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट। ठीक है। चांदी से क्या क्या हम काम करते हैं देखिए। चांदी के सिक्के बनाए जाते हैं। दीपावली के समय पे आपने देखे होंगे, इस तरह के सिक्के देखे होंगे, घर में ऐसे सिक्के लाए जाते हैं खरीद के, इनकी पूजा की जाती है। तो चांदी से क्या करते हैं? सिक्के बनाए जाते हैं। चांदी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, कई तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। खासतौर में पूजा के बहुत से बर्तन जो हैं वो चांदी के बनाए जाते हैं। कुछ घरों में इस्तेमाल के लिए भी चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा चांदी के आभूषण, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, पाइजेब बनाई जाती हैं पैरों में पहनने के लिए, हाथों के कड़े बनाए जाते हैं, पैरों के भी कड़े बनाए जाते हैं, तो अंगूठियां बनाई जाती हैं, चेन्स बनाई जाती हैं। तरह तरह के जो आभूषण होते हैं जो महिलाएं यूज़ करती हैं वो चांदी के बनाए जाते हैं। ठीक है। हमारी पांचवी प्रमुख धातु है सोना, गोल्ड, जिसको हम AU से प्रदर्शित करते हैं। इसका निशान या सिंबल होता है विज्ञान की भाषा में AU। ठीक है। सोने को तो आप जानते ही होंगे, सोना क्या होता है? चमकदार होता है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है साफ साफ, सोना चमकदार होता है। ठीक है। सोने क्या चमक के लिए प्रसिद्ध होता है। और सोने का जो अयस्क होता है या ओर होता है, यानी अशुद्ध सोना, जिससे कि सोना निकाला जाता है, उसका नाम होता है क्लेव राइट। क्लेव राइट, क्लेव राइट, क्लेव राइट। ठीक है। अब सोना जो धातु है, इसका इस्तेमाल हमारे जीवन में तरह तरह से किया जाता है। खास तौर पे जो इसका उपयोग है वो क्या है? एक तो सिक्के बनाए जाते हैं, सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। कुछ लोग दीपावली पे सोने के भी सिक्के लाते हैं चांदी की तरह, और उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा और प्राचीन काल के अंदर जो थे, बहुत सारे राजा थे उस समय, उस ज़माने में सोने के ही सिक्के चला करते थे।
आजकल तो अन्य अन्य धातुओं के सिक्के चलते हैं, नोट चलते हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब ये नोट नहीं हुआ करते थे। जो सिक्के चलते थे वो या तो सोने के बने हुए होते थे, या चांदी के बने हुए होते थे, या तांबे के बने हुए होते थे। ठीक है, तो एक तो सिक्के बनाए जाते हैं, इसके अलावा सोने की कुछ सिल्लियाँ बनाई जाती हैं, सिल्लियों के रूप में भी सोनों को रखा जाता है। और सोने के आभूषणों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, भारत के अंदर सोने के आभूषणों का तो ज़बरदस्त प्रचलन है। तरह तरह की अंगूठियाँ, हार, चेन, तरह तरह के जो आभूषण हैं वो सोने के बनाए जाते हैं। ठीक है, और सोने के बर्तन भी बनाए जाते हैं, जैसे चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं ना, इस तरह सोने के बर्तन भी बनाए जाते हैं। हालांकि कम बनाए जाते हैं, बहुत अमीर जो लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर पूजा के अंदर मंदिरों में सोने के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। तो सोना भी एक महत्वपूर्ण धातु है, जिसको कि हम गोल्ड बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, और विज्ञान की भाषा में इसको हम AU सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो अयस्क होता है, ओर होता है, यानी इसका जो अशुद्ध रूप होता है जिससे कि सोना निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हम क्लेव राइट। क्लेव राइट हमारी छठी प्रमुख धातु है, छठा प्रमुख मेटल है पारा। पारा पारा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मरकरी। मरकरी, और विज्ञान की भाषा में इसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। Hg, हाइड्रोजिंगम, Hg। ठीक है, तो ये जो पारा है, इसका अयस्क जो होता है, अशुद्ध रूप होता है जिससे कि पारा निकलता है, उसको हम बोलते हैं सिनेबार। जो चित्र हमने दिखा रखा है ये पारे के अयस्क का है, इसमें से पारा निकाला जाता है। यह अशुद्ध रूप में पाया जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अन्य भी पाई जाती हैं इस अयस्क के अंदर, तो इसमें से हम पारे को अलग कर लेते हैं। तो पारे के अयस्क का नाम होता है सिनेबार। सिनेबार, ठीक है। पारे को हम Hg सिंबल से प्रदर्शित करते हैं विज्ञान के अंदर। और पारा जो है वो दिखने में इस तरह का दिखाई देता है, देखिए ये पारे की बूंदें हैं, और पारा है एकमात्र द्रव धातु। हम आपको बता दें कि ज़्यादातर जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं। उनकी जो स्टेट होती है, उनका जो अवस्था होती है वो होती है ठोस, सॉलिड। लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये पारे की बूंदें हैं, ये चमकदार होती हैं, और चमकदार होने के साथ साथ में ये जो होती हैं लिक्विड रूप में होती हैं, ग्रे कलर इनका होता है। ठीक है, अब पारे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए आपने इस धातु का इस्तेमाल, एक तो जो थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए घरों में या डॉक्टरों के द्वारा जो थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर पारे का इस्तेमाल होता है। पारे के माध्यम से ही थर्मामीटर अपना तापमान बताता है। इसी प्रकार से अगर वायु दाब भी नापना हो तो वायु दाब नापने के लिए, वायु का प्रेशर नापने के लिए एक बैरोमीटर इस्तेमाल होता है, बैरोमीटर नाम का उपकरण। तो उस बैरोमीटर के अंदर भी क्या इस्तेमाल होता है, पारे का, मरकरी का, Hg का। ठीक है, इसी तरह से जो ये हमने देखा है बहुत तरह की लाइटें, CFL जो लाइटें होती हैं, LED जो लाइटें होती हैं, इन लाइटों के अंदर भी पारे का इस्तेमाल होता है, मरकरी का इस्तेमाल होता है, या Hg का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब दांतों में कीड़ा लग जाता है, कुछ लोगों के दांतों में कीड़ा लग जाता है ना, तो जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो जो डेंटिस्ट होता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, वो कीड़े वाले स्थान पर कहते हैं ना चांदी भरवाइए, तो चांदी भरवाइए मतलब उसमें पारे का इस्तेमाल होता है, ये कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है, जो वो इस्तेमाल करता है उसमें पारे का इस्तेमाल होता है, दांतों के इलाज में भी पारे का इस्तेमाल होता है, पारा, मरकरी या Hg। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, बहुत महत्वपूर्ण मेटल है। इसको हम अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, विज्ञान की भाषा में इसको Hg से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो अयस्क होता है, यानी जो अशुद्ध रूप होता है पारे का, जो जब हम खदानों में से निकालते हैं पारे को, तो उस अयस्क को हम बोलते हैं सिनेबार। इस सिनेबार नाम का जो अयस्क होता है, इसमें से पारे को अलग किया जाता है।
ठीक है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।